है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर एक काम आपने पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक काम आपने फ्यूचर में शुरू किया होगा लेकिन वो फ्यूचर में भी खत्म नहीं हुआ होगा तो फिर आप उसके लिए यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट थोड़े से शायद आपको डिफिकल्ट लगते होंगे लेकिन टेंसेस में ये मसला है, सही है कि आपके पास क्या होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉडन करें। तो हम ये बात कर रहे थे, तो यहां पर अभी तक हमने ये बात की कि परफेक्ट को हम यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो कि कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा हमारे पास वो है जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया है। ये तो एक डिफरेंस हुआ, ठीक है। दूसरे डिफरेंस को जरा देखिए। मैं कहता हूं कि आई हैव रिटन सम नोट्स, I have been writing some notes since 10 o'clock. अब देखिए जरा दूसरे पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुने। एक्शन मैंने शुरू किया था, हमारे पास हर एक एक्शन का एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। ये काम मैंने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था मुझे इसके स्टार्ट के बारे में पता है नहीं, लेकिन इसके एंड के बारे में तो मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया है। तो परफेक्ट टेंस में हमारे पास क्या होता है कि हमें स्टार्ट के बारे में पता तो नहीं होता लेकिन हमें एंड के बारे में पता जरूर होता है। हमें स्टार्ट के बारे में पता नहीं होता लेकिन हमें एंड के बारे में पता जरूर होता है। जबकि दूसरे साइड पर मैं कहता हूं कि आई हैव बीन राइटिंग सम नोट्स सिंस 10 o'clock। ये काम मैंने किस टाइम पे स्टार्ट किया था, 10 o'clock पे, खत्म किस टाइम होगा मुझे पता नहीं है। तो जब हमें किसी काम के स्टार्ट के बारे में पता हो और एंड के बारे में पता ना हो तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पॉइंट को सुने, काम शुरू हुआ कब पता नहीं है, खत्म कब हुआ है मुझे पता है, तो परफेक्ट टेंस। काम शुरू कब हुआ था मुझे पता है लेकिन खत्म कब होगा तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, इस वजह से हम इसलिए क्या करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दरमियान आप दो फर्क जान गए हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और दूसरा आपके पास कौन सा पॉइंट बन जाएगा, दूसरा पॉइंट आपके पास बन जाएगा कि स्टार्ट और एंड वाला पॉइंट। कि परफेक्ट टेंस के एंड के बारे में हमें पता होता है और स्टार्ट के बारे में पता नहीं होता, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्टार्ट के बारे में हमें पता होता है और एंड के बारे में हमें पता नहीं होता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो ये भी याद रखें कि आपके पास ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, हम इसमें सेंस और फॉर को यूज करते हैं। सेंस को हम यूज करते हैं कि जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो, और फॉर को हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011 एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। अब ये जो 2011 है ये हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम हमें गिवन है, तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन हो तो फिर हम उसके लिए सेंस लगाते हैं, जबकि यहां पर हमने ड्यूरेशन, ओवरऑल जो हमारे पास जितना वक्त गुजरा है मैंने उसके साथ वो लगाया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। अच्छा, अक्सर औकात जो है वो स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो ये सेंस और फॉर जो है वो परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं। तो याद रखें, वैसे वो इसमें यूज हो सकता है लेकिन आप लोग के लेवल के लिए नहीं है। बस इतना जाने कि आपके पास जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो आप उसमें सेंस और फॉर लगाएं, बाकी टेंसेज में आप सेंस और फॉर को यूज ना किया करें। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि कुछ हमारे पास, अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं कि आई टुक लंच, और मैं कहता हूं आई हैव टेकन लंच, एक सेंटेंस हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, जबकि दूसरा सेंटेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें हमारे पास हैव आया है। मतलब मेरा जाने इन दोनों टेंसेस के दरमियान फर्क क्या है। जब मैं कहता हूं कि आई टुक लंच एंड आई हैव टेकन लंच, और फॉर एग्जांपल ये दोनों काम मैंने 2 बजे कंप्लीट किए हैं, या चलो इस तरह कर लेते हैं कि मैं और उसामा एक साथ बैठे थे, हमने खाना खा लिया, ठीक है। उसामा कहते हैं कि आई टुक लंच और मैं कहता हूं कि आई हैव टेकन लंच। इसके मीनिंग में फर्क क्या होगा, देखिए। खाना तो दोनों ने एक टाइम पर खाया, इतने में बिलाल साहब आ गए। बिलाल साहब अपने साथ पिज्जा लेकर आए हैं और वो हमसे कहते कि सर ये पिज्जा खाएं। अब जब यहां पर उसामा ने कहा कि आई टुक लंच,
तो उसके कहने का मतलब ये कि मैंने लंच तो किया है लेकिन अभी भी मुझे भूख लगी है और मैं आपके साथ ये पिज्जा खा सकता हूं। लेकिन जब मैं ऐसे कहता हूं कि आई हैव टेकन लंच, तो इसका मतलब ये है कि यार मैंने जो है वो लंच कर लिया है एंड नाउ माई बिली इज कंप्लीटली फुल एंड आई कैन नॉट ईट एनीथिंग मोर। तो मतलब ये है कि जब एक काम पास्ट में हुआ है लेकिन वो आपके प्रेजेंट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, पास्ट एक्शन इफेक्टिंग द प्रेजेंट, और दूसरा है पास्ट एक्शन नॉट इफेक्टिंग द प्रेजेंट। काम तो दोनों दो बजे हुए हैं लेकिन एक एक्शन जो है वो प्रेजेंट वाले एक्शन को इफेक्ट कर रहा है जबकि दूसरा जो एक्शन है वो प्रेजेंट वाले एक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर पास्ट का एक्शन प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आपके पास्ट का एक्शन आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है तो फिर आप उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट का एक्शन आपके प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट, और अगर इफेक्ट कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ताकि आप लोग के जहन में ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। I played football and I have played football. अभी मैं इस्लामिक कॉलेज के ग्राउंड में फुटबॉल खेल के आया हूँ। यहाँ पर जो है वो सनउल्लाह वगैरह क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं और वो मुझसे कहते हैं कि हमारे साथ फुटबॉल खेलें। अगर मैं कहता हूँ कि आई प्लेड फुटबॉल तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर मैंने फुटबॉल खेली है लेकिन अभी भी मुझ में एनर्जी है, मैं आपके साथ खेल सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पास्ट का एक्शन है वो मेरे प्रेजेंट को अभी इफेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर मैं जो है वो क्या करता हूं, मैं उसे कहता हूं कि आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो फिर इसका मतलब है कि मैं इतना थका हुआ हूं कि अभी मैं आपके साथ और फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो अभी आप देखिए कि मेरे पास्ट का एक्शन मेरे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो जी, अगर पास्ट का एक्शन प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर नहीं कर रहे तो फिर उसके साथ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अच्छा, एक और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये एक लाइन ऑफ एक्शन है। अभी हमारे पास है 1 बजे, एक काम मैंने 12 बजे किया है और एक काम मैंने 11 बजे किया है। मैंने पास्ट में 2 काम किए, एक काम मैंने 11 बजे किया और एक मैंने 12 बजे किया है। लेकिन दोनों काम कब हुए हैं, ये तो हमारे पास पास्ट है कि नहीं। अब ये जो एक्शन है ये हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट के करीब है और ये प्रेजेंट से दूर है। ये एक प्रेजेंट के करीब है और एक प्रेजेंट से क्या है, ये इससे दूर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई हैड टेकन लंच before I entered into a class। दोनों काम हमारे पास कब हुए, दोनों काम हमारे पास जो है वो पास्ट में हुए हैं। लेकिन लंच मैंने पहले किया था या मैं पहले क्लास में एंटर हुआ था, तो पहले मैं क्लास में एंटर हुआ या पहले मैंने लंच किया, नहीं जी, पहले मैंने लंच किया और उसके बाद मैं क्लास चला गया। तो ये जो लंच वाला काम है ये पहले हुआ और उसके बाद दूसरा कौन सा काम हुआ कि मैं क्लास चला गया। तो जो काम हमारे पास पहले हुआ है, दोनों एक्शंस पास्ट में हुए, लेकिन जो एक्शन हमारे पास पहले हुआ है उसके लिए आएगा पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन उसके बाद हुआ है उसके लिए आएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट का तो आपको पता है कि हेड आएगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारे पास क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। आप लोग के एमसीक्यूज आया था पास्ट पेपर में कि द पेशेंट हैड डाइड व्हेन। ऑप्शन ए था द डॉक्टर अराइव, द डॉक्टर अराइव्ड, द डॉक्टर विल अराइव एंड द डॉक्टर वुड अराइव। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, द डॉक्टर अराइव्ड, क्योंकि पेशेंट जो है वो पहले मर गए और उसके बाद हमारे पास डॉक्टर आ गए, और ये दोनों एक्शंस हमारे पास कब हुए हैं, ये हमारे पास पास्ट में हुए हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको टेंसेस के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो चुकी होगी,
और ये जो मैंने टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसको आप इस तरह कह दें कि हमने समंदर को कूजे में बंद किया है। अगर मैं इसको आपको एक एक टेंस के 10 और 12 पॉइंट्स बताऊंगा तो फिर इससे ये नुकसान हो कि आप वो जो चीजें हैं आप वो भी भूल जाएंगे। तो बस इन पॉइंट्स को जो मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में आपको बताया है, इसको जो है वो क्या करें, जरूर याद रखें। यहां से आप लोग ये इंशाल्लाह कम से कम 15 to 18 MCQs ठीक हो जाएंगे। बाकी 2 to 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स आपके पास वोकैबुलरी से आते हैं। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, 9 टेक्निक्स ऑफ वोकैबुलरी। आप इसको YouTube पे सर्च करें और वहां पर आप क्या है, आप उसको जो है वो देखें और 9 टेक्निक्स को आप यूटिलाइज करें। इसके अलावा अभी अगर आप जानते हैं तो ईटा ने एक सिलेबस जारी किया है, तो उस सिलेबस में आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि उसको याद रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि आपके पास हर एक चैप्टर के एंड में एक वर्ड लिस्ट आपको गिवन है। हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक वर्ड लिस्ट गिवन है। आप क्या करें, आप जो है उस वर्ड लिस्ट को भी जरूर याद करें, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा दूसरा पॉइंट। अक्सर औकात स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम वोकैबुलरी के लिए क्या याद करें, तो पहले तो ये वीडियो देखिए 9 टेक्निक्स ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो है वो आप ईटा पे जो सिलेबस आपको गिवन है उसके वर्ड्स को याद करें। फिर उसके बाद जो आपके पास हर एक चैप्टर के एंड में वर्ड्स हैं उनको जो है वो क्या करें, उनको याद करें। अच्छा, एक और टेक्निक आपको बताऊं कि आपके पास जो है वो ईटा में क्या होते हैं, उनमें आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, 1 2 3 4। तो अगर आपको चारों वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो वर्ड गिवन है आपको उसकी मीनिंग नहीं आती है, तो अक्सर औकात इसमें 2 ऑप्शंस आपके पास ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है। तो अगर इन 2 ऑप्शंस की मीनिंग आपके पास सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये बनता है कि कम से कम ये क्या है, ये तो हमारे पास टिक नहीं होंगे। तो वैसे अगर आप इन चारों में से किसी एक को टिक करेंगे तो आपके चांसेस बनते हैं 25%। लेकिन अगर आप 2 को रिमूव कर लेंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके करेक्ट होने के चांसेस 50% बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपके पास यहाँ पर जो वर्ड्स आए हैं उनमें आपके पास जो है वो जो सिनोनिम्स हो उनको क्या करें, उनको जो है वो रिमूव करें, तो बाकी आपके पास जो आंसर बन जाएंगे उसमें से सिलेक्शन करें। अच्छा, आप लोग वोकैबुलरी के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। कभी कभार आपने ये देखना है कि वो आपसे उस वर्ड का सिनोनिम मांग रहे हैं या वो आपसे एंटोनिम मांग रहे हैं। सिनोनिम का मतलब होता है कि वो आपसे कहते हैं कि इस वर्ड की जो सेम मीनिंग है उसको डिफाइन करें, और एंटोनिम का मतलब है कि वो उस वर्ड की जो क्या है, उसकी जो अपोजिट मीनिंग है उसको देखे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो उसकी जो सेम मीनिंग है उसको भी देखना है कि वो सिनोनिम मांग रहे हैं या वो एंटोनिम मांग रहे हैं। एक और टेक्निक वोकैबुलरी के लिहाज से मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर आपके पास एंड आ जाए और आपके पास बट आ जाए, तो एंड से पहले जो वर्ड आया है और इसके बाद जो वर्ड आया है, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग सेम होगी। या आप इस तरह कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो सिनोनिम होंगे। और अगर आपके पास बट आ जाए, बट, तो इससे पहले जो वर्ड आया है और इसके बाद जो वर्ड आया है, ये आपके एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। यानी मतलब ये है कि इसकी जो मीनिंग है ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो ये टेक्निक भी आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे टेक्निक्स है मैंने इस वोकैबुलरी के वीडियो में जो है वो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली आपको जो है वो इंग्लिश की समझ आई हुई होंगी। एंड में चूंकि आप लोगों का ईटा का टेस्ट करीब आ रहा है, तो मैं आपको जो है वो 2 चीजें रिकमेंड करूंगा कि 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करें। एक रिवीजन पे और दूसरा पास्ट पेपर्स पे, या आप इसको एमसीक्यूज का नाम दे दे तो भी ठीक है। रिवीजन जिस बंदे की जितनी स्ट्रांग होगी उतना उस बंदे के क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा होंगे। हमारे स्टूडेंट्स की कमकली क्या होती है, वो कमकली ये करते कि जब लास्ट 10 या 15 डेज बच जाते हैं या 20 डेज, तो एक दोस्त उनके साथ मिलते कि यार आपने वो टॉपिक पढ़ा है, ओ शिट यार वो टॉपिक तो मुझसे रह गया है। अब ये जाकर उस टॉपिक के पीछे लग जाता है। फिर दूसरे दोस्त के साथ मिलता है तो दूसरा दोस्त से कहते यार आपने वो टॉपिक पढ़ा है, ओ शिट ये टॉपिक। तो बजाय इसके कि जो चीजें उन्होंने पढ़ी है वो उस पर अपने ग्रिप को कंट्रोल करें, वो नई चीजों के पीछे लग जाते हैं। तो फिर जिस तरह हम पुश्तों में कहते हैं निंद दिनशी और निंद सादिनशी, ना तो वो नए टॉपिक्स को कवर कर लेता है और उसके जो पुराने टॉपिक्स होते हैं वो भी उससे रह जाते हैं। अभी इस स्टेज पे आप अपना 50% टाइम क्या करें, वो रिवीजन पे फोकस करें। 50% टाइम जो चीजें आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करते जाए, और जब आपके पास लास्ट 15 डेज बच जाए
तो फिर आप अपना 100% टाइम क्या करें, 100% टाइम जो है वो रिवीजन पे फोकस करें। फिर उसके बाद नई चीजें ना पढ़े, क्योंकि अगर आप नई चीजें पढ़ेंगे भी तो वो आपके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से नहीं बैठेंगे। तो बेहतर बात यह होगी कि आपने जो पढ़ा है बस उस पर अपनी कमांड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। तो जितनी आपकी उस पर कमांड ज्यादा होगी उतना आपके लिए जो है वो इसमें फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि मैं पास पेपर्स की बात कर रहा था, तो आपको तो पता है कि हम एक ऐसे कौम में रहते हैं जहां पर हमारे जो टीचर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, वो बड़े कायल होते हैं, सुस्त होते हैं, लेथार्जिक होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि जो पास पेपर्स आए हैं उन्हीं से MCQs देते हैं, थोड़ा सा उनको जो है वो वर्ड्स वगैरह को चेंज करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको डिफरेंट वर्ड्स में प्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये पास पेपर्स आप लोग के पास QCA एकेडमी के हर सैटरडे और संडे के टेस्ट होते हैं। अगर आप इनको यूटिलाइज करेंगे तो आई एश्योर यू कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जो सैटरडे और संडे टेस्ट बनते हैं ये आपके जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं वही बनाते हैं। इस तरह नहीं कि बस कोई बंदा आया उसने MCQs बना लिए और वो आपको देते हैं, बल्कि आपको जो 200 MCQs मिलते हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। इंग्लिश का अपना एक्सपर्ट होता है, बायो का अपना एक्सपर्ट होता है, फिजिक्स का अपना एक्सपर्ट होता है और इसी तरह केमिस्ट्री का अपना एक्सपर्ट होता है। फिर इसके साथ साथ आपने 200 MCQs कर लिए हैं। आपकी ये 200 MCQs ठीक है, कैसे ठीक है, गलत है, कैसे ठीक है, ये भी एंड में आपको डिस्कशन के जरिए से बताया जाता है। तो अगर आप हफ्ते में 200 पॉइंट्स को जो है वो नया कवर करते हैं तो उसके जरिए से आपकी रिवीजन भी होगी और जहां पर आपसे थोड़ी सी कमजोरी रह चुकी है आप उस पर जो है वो उस पर भी ग्रिप हासिल कर लेंगे। मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं। अल्लाह करें कि आपका ईटा का टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी। अल्लाह हाफिज।